नमस्कार मित्रों। आज हमारी या फिर हम लोगों ने कुल 60 प्रश्नों को हल किया था असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 की परीक्षा के। आज हम लोग इस वीडियो में जो आगे 10 प्रश्न बचे हुए हैं उन सबको खत्म कर देंगे, तो आज हमारा 2016 का पेपर खत्म हो जाएगा। आपको ये पता होगा कि जो 2016 में 70 प्रश्न आते थे और 30 प्रश्न जीएस के रहते थे, तो इसलिए जो है 70 कुल प्रश्न है, आज उनको हम लोग खत्म कर देंगे। तो देखिए, आइए बहुत शानदार ढंग से पढ़ना शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अंकों के किस रूप को स्वीकार किया गया है। ठीक, मतलब यहाँ पूछ क्या रहे हैं आपसे कि जो भारतीय संविधान है उसमें जो अंक के बारे में बताया गया कि किस तरह के अंक को स्वीकार किया गया, तो वो प्रश्न पूछ रहे हैं हमसे। तो पहले विकल्प में है कि भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप को, कि भारतीय मूल के अरबी के अंतरराष्ट्रीय रूप को, कि उपयुक्त सभी को। देखिए फंसा किस तरह में है। तो हमें पता क्या है, इसका उत्तर सही हो जाएगा कि भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप को स्वीकार किया है। देखिए, अनुच्छेद 343 में लिखा क्या है। अनुच्छेद 343 में स्पष्ट लिखा है कि जो भारत की राजभाषा हिंदी होगी और भारतीय अंकों का रूप, मतलब भारतीय अंकों का रूप जो है अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। स्पष्ट लिखा हुआ है, तो इससे हमारा प्रश्न सही हो जाता है। अब देखिए, इसमें ये तो प्रश्न बन गया कि भारतीय के अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है। कभी ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि किस अनुच्छेद में भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप को स्वीकार किया गया है, तो वहां हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 343। 343। तो ऐसे भी हम प्रश्न पे दिमाग लगाते चलेंगे। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न और सबसे शानदार प्रश्न है। ठीक, देखिए हमसे क्या कह रहे हैं, इसको देखा जाए तो हमसे बहुत आराम से कह रहे हैं कि बताइए हिंदी जो है इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन है। ठीक है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति को पूछ रहे हैं हमसे। कह रहे हैं कि विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति या कालानुक्रमी पद्धति या समाजशास्त्री पद्धति। ठीक, तो इतिहास लेखन की सबसे अच्छी पद्धति जो है विधेयवादी पद्धति है। ठीक, देखिए क्यों है। जैसे देखिए वर्णाक्रम हुआ है, वर्णानुक्रम जब पद्धति आया, तो सबसे पहले गायसर तासी ने लित्युत्तुर द हिंदू हिंदुस्तानी में वर्ण इस्तवार दिला लित्युत्तुर हिंदू हिंदुस्तानी में जो है वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। लेकिन ये पद्धति सफल नहीं हुई, तभी तो फिर कालानुक्रम पद्धति आई। ठीक, अब क्या था इसमें, वर्णानुक्रम में मान लीजिए कबीर हैं, केशवदास हैं, ठीक, और केदारनाथ सिंह है, तो वर्णानुक्रम में क्या है, तीनों को एक साथ रख देंगे। ये नहीं मतलब है कि समय किसका कब है, कि कबीर पहले है उसके बाद केशव हैं, फिर जो है केदारनाथ है, उनको एक साथ रख देंगे। तुलसी बाबा को नीचे लेते आएंगे, तो इस तरह जो है चीजें जो है, तो इसको सही नहीं माना गया। फिर कालानुक्रम आया, तो सच्चे अर्थों का जो सबसे पहला इतिहास ग्रंथ था कौन, द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में, जिसे जिसे जो है शुक्ल 1889 ईस्वी मानते सन, इसका सन। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि काल क्रमानुसार सबसे पहले जो है लेखों का परिचय दिया गया। उसके बाद देखिए विधेयवादी पद्धति है, ये आचार्य शुक्ल का जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो विधेयवादी पद्धति पर ही आधारित है। ठीक, इसीलिए देखिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक हो जाता है। कह रहे हैं, अब देखिए व्याख्या पढ़ते हैं, ये सब तो हम लोगों ने जाना विभिन्न तथ्यों को। ठीक, कह रहे हैं इतिहास लेखन की, क्या, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति है। ठीक है, सबसे विकसित पद्धति कौन सी है, विधेयवादी पद्धति है। ठीक है, मान ली कि विधेयवादी पद्धति। इस पद्धति के जन्मदाता तीन थे, ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने विधेयवादी पद्धति उन्होंने विधेयवादी इतिहास दृष्टि के लिए वातावरण, क्षण और जाति, मतलब तीन तथ्य सामने, एक तो वातावरण को आधार बनाया, एक तो क्या, क्षण को, और एक जाति को। तीन आधार हैं इसके, ठीक है, को महत्वपूर्ण मान लिया। अब देखिए इस पद्धति में साहित्य इतिहास प्रवृत्तियों का अध्ययन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, क्या बता रहे हैं, देखिए इस पद्धति में क्या होता है, जो साहित्य इतिहास प्रवृत्ति होती है
उसका अध्ययन किसके संदर्भ में किया जाता है? जो युगीन परिस्थितियां होती हैं, जो तत्कालीन परिस्थितियां होती हैं, उनके संदर्भ में। देखिए यहाँ लिख रहे हैं आचार्य ये महत्वपूर्ण, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास लेखन में इसी पद्धति का प्रयोग किया है। देखिए ये प्रश्न आराम से बन सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास किस पद्धति पर आधारित है, या किसी भी तरह जो है कुमार हमसे पूछ सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने, शानदार प्रश्न। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास दर्शन का ग्रंथ है ये, और इसको मैं आपको बता दूंगा ट्रिक से, आपसे गलत ही नहीं होगा। ठीक, देखिए हमसे पूछ क्या रहे हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं। ठीक, ये अब हमसे ग्रंथ के लेखक पूछ रहे हैं। और देखिए किसी भी परीक्षा में आप देखेंगे कि जो साहित्य इतिहास लेखन है, उस परंपरा से एक दो प्रश्न इस तरह पूछ लिए जाते हैं, वो काल विभाजन से हो, वो देखा जाए तो ग्रंथों से हो। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो जो हम साहित्य इतिहास लेखन में जो ग्रंथ हैं उनको हम इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें विकल्प पढ़ते हैं कि साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर विनय मोहन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नलिन बिलोचन शर्मा। अब इसे आप कैसे याद करेंगे? देखिए देखिए अगर कहीं आपको लिखे दिख जाए कि साहित्य का इतिहास दर्शन, जो दर्शन इस तरह जो है लास्ट में आप देखेंगे दर्शन ऐसे लिखा रहेगा। ठीक, आप दो बार पढ़े हैं, आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप दो बार पढ़ चुके हैं, दो तीन बार की ये जो है नलिन विलोचन का है। आपको कुछ नहीं करना है, दर्शन के लास्ट नौ पे हमें ध्यान लगाना है और यहाँ से हमें बना लेना है नलिन विलोचन शर्मा। ठीक, ट्रिक उन्हीं का काम करता है जो लगातार अध्ययनरत रहते हैं। ठीक, आप इस ट्रिक को बार बार यदि दोहराएंगे तो गलती नहीं होगी। ठीक, क्योंकि देखिए इतिहास दर्शन यहाँ से हमने न लिया, न से हमने लिख दिया नलिन। नलिन बिलोचन शर्मा, हमारा प्रश्न सही हो गया। आगे देखिए व्याख्या में क्या कह रहे हैं। देखिए बहुत शानदार व्याख्या है इसकी, बहुत महत्वपूर्ण। कह रहे हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा ने क्या लिख दिया? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन लिख दिया। ठीक, अब देखिए विजेंद्र स्नातक की पुस्तक का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक, तो एक तो रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास, एक इनके भी पुस्तक का नाम क्या होगा? हिंदी साहित्य का इतिहास। ये बहुत महत्वपूर्ण। तामर सिंह की आलोचनात्मक कृति है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। ठीक, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा, छपेगा पेपर में। ठीक, मैं यहाँ लिखता हूँ इसको कि आप लोगों को याद हो जाए। क्या हमसे पूछ ले कि आधुनिक आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, साहित्य की प्रवृत्तियां किसका ग्रंथ है? हमसे पूछ लिया कि बताइए आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां किसका ग्रंथ है, तो नामवर सिंह का है। तो आधुनिक साहित्य की जो प्रवृत्तियां है वो नाम है नामवर सिंह का है। ठीक, अब डॉक्टर विनय मोहन का क्या है? साहित्यावलोकन। ठीक है, साहित्यावलोकन डॉक्टर विनय मोहन का है, साहित्यावलोकन। और आपको पता होगा जो सिंहावलोकन है, आत्मकथा है यशपाल की, सिंहावलोकन। ठीक, देखिए जब हम चीजों को रिलेट करके पढ़ते हैं, ठीक है, उन्हें जोड़ते हुए चलते हैं, ठीक, तो चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं, चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। तो इस अप्रोच को हम हिंदी साहित्य में अपनाएंगे। कह रहे हैं कि कवि वचन सुधा, देखिए शानदार प्रश्न, इसकी चर्चा मैंने पहले किया था। ठीक है, भारतेंदु के तीनों पत्रिकाओं की चर्चा इसके पहले के वीडियो मैंने किया था, और बहुत शानदार उसकी विशेषता के साथ किया था। कह रहे हैं कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, हमसे प्रकाशन वर्ष से प्रश्न पूछ रहे हैं, हमसे कोई विशेषता नहीं पूछे, बस प्रकाशन वर्ष पूछ रहे हैं। पहले विकल्प में 1865, दूसरे विकल्प में 1868, तीसरे विकल्प में 1880 और चौथे विकल्प में 1879। देखिए सबसे आसान इसको कैसे याद किया जाए? देखिए कवि वचन सुधा 1868 में, इसको देखिए अगर ट्रिक आपको लगाना है। कवि वचन सुधा। हम्म
अब आप सुधा को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो सुधा जब आपको दिखे कहीं पे, तो आप ये दिमाग लगाएंगे, जो सुधा दिखे तो सुधा धा में ऐसे कर देना, आपको एक गोला जो है ऐसे यहाँ पे बढ़ा देना है कि 68, 1868। सुधा में थोड़ा सा देखिए, सुधा में धा में ऐसे 8 कर, धा को 8 कर देना है, धा को 8 कर देना है, दिमाग रखिए, हमेशा याद कर लिए, सुधा दिखे धा को 8 कर देना है, कवि वचन सुधा दिखे तो धा को मान लीजिए ये धा है, ठीक, इसको आप ऐसे करके 8 कर देंगे। थोड़ा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाएंगे तो याद हो जाएगा। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, बाला बोधनी 1874। 1868 में जिनकी कवि वचन सुधा थी, इसके बारे में आप ये जानिए कि यह जो है विदेशी वस्तुओं के, ठीक है, विदेशी जो वस्तु थे उनके जो है विरोध में लिखा गया कि अब विदेशी वस्तुओं को मत खरीदिए, ठीक। हम्म और फिर हरिश्चंद्र मैगजीन जो हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से बाद में आई, 1873 में थी। बाला बोधनी, बाला बोधनी की विशेषता जानिए, बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्री शिक्षा को इसमें उन्होंने अपना विषय बनाया, स्त्री शिक्षा। ऐसे प्रश्न बना हुआ है कि भारतीय नरेशन ने स्त्री शिक्षा के लिए किस पत्रिका का संपादन किया या प्रकाशन किया, तो हम उत्तर बता देंगे, बाला बोधनी। देखिए बाला बोधनी नाम से स्पष्ट हो रहा है, बाल बोधनी से, कि ये किसी लड़की का नाम है या स्त्री का नाम है, ठीक। इससे भी हम ध्यान में रख सकते हैं कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यह किसी लड़की का नाम है, स्त्री का नाम है। इस आधार पर यह हम दावे के साथ कह सकते हैं कि बाला बोधनी स्त्री शिक्षा के लिए लिखा गया। अब देखिए ये शानदार प्रश्न है, और इसके पहले जब मैं आपको विधेयवादी पद्धति बता रहा था तो मैं जोर देकर उस बात को बता रहा था कि युग परंपरा युग प्रवृत्ति को आधार बनाया, और वो देखिए वही प्रश्न हमारे सामने घुमा के पूछ लिया गया। देखिए एग्जामिनर के दिमाग को समझिए, कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथों में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है, ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, वहां पूछ ले रहे हैं कि कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है, क्या पूर्व परंपरा रहा है, प्रमुख ग्रंथ रहे हैं, युग प्रवृत्ति रही है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा युग प्रवृत्ति, ठीक। इसको आप कैसे ध्यान रखेंगे, कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रहा है। उन्होंने आदि काल को वीर गाथा काल, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल, उत्तर मध्य काल को रीति काल और आधुनिक काल को गद्य काल नाम कहा, ठीक। मतलब क्या बता रहे हैं, देखिए युग की जो प्रवृत्ति थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा कि जैसे देखिए आदिकाल का नाम वीरगाथा काल क्यों रखा, तो उन्होंने युग प्रवृत्ति को आधार बनाया। उन्होंने देखा कि इस युग में इस प्रवृत्ति की रचना सबसे अधिक है, इस युग में इस प्रवृत्ति की रचना सबसे अधिक है, इस कारण उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी, और ये बात स्पष्ट किया कि जरूरी नहीं कि इस काल में जो है केवल वीर गाथाएं रचना की गई, इसके साथ अन्य भी की गई, लेकिन वीरता के प्रधानता के कारण आचार्य शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा दिया। अब देखिए आदिकाल को भक्ति काल को इन्होंने भक्ति काल कहा, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा, उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा, और आधुनिक काल को गद्य काल कहा, ठीक है। अब देखिए उनके अनुसार वीर गाथा काल में वीरता, भक्ति काल में भक्ति की, और रीत काल में रीतत्व निरूपण की, और आधुनिक काल में गद्य की प्रधानता रही, ठीक। इसीलिए इन प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर ही इन कालखंडों का नामकरण करना उचित है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने, अब देखिए काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, आदिकाल के राशि परंपरा के ग्रंथ हमारे सामने है, थोड़ा सा भी अगर हम दिमाग लगाएंगे तो ये प्रश्न हमारे सामने सही हो जाएगा, ठीक। तो देखिए सबसे पहले तो ये आज हम लोग कुछ इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें ये जान ले कि कौन सा ग्रंथ पहले था, और उसकी विशेषताओं से भी प्रश्न बनते हैं, राशि परंपरा के जो ग्रंथ हैं तो उन्हें भी हम समझेंगे कि कौन सा ग्रंथ कब था और उसकी विशेषता क्या थी। तो मित्रों देखिए सबसे पहले खुमार रासो दे रहे हैं, ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुमार रासो का समय, देखिए पहले हम लोग विकल्प को पढ़ लेते हैं, क्षमा करिएगा, कह रहे हैं विशल देव रासो, ठीक, विशल देव रासो,
पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो, कुमार रासो, या पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, हम्मीर रासो, कुमार रासो। ठीक, कुमार रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो या कुमार रासो। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, इसलिए आसान है अगर हमें पता हो। देखिए राज परंपरा में कुमार रासो सबसे पहले था 9वीं सदी में। आपको पता हो ये प्रबंध काव्य है। एक विकल्प में मात्र पहले दे रहा है, ये विकल्प सही हो गया। एक विकल्प में मात्र पहले दे रहे हैं, देखिए एक विकल्प में केवल पहले दे रहे हैं। ठीक, फिर कुमार रासो। ठीक, तो हमें तो उत्तर मिल गया, लेकिन उत्तर मिल गया तो इसका क्या मतलब है कि अब खत्म कब नहीं। अब इसकी विशेषताओं को हम लोग समझते हैं। देखिए कुमार रासो का जो समय है, ठीक, 9वीं सदी में है। और किसका है, दलपत विजय का है, दलपत विजय का है। आप इसको कैसे याद करेंगे, मैं कैसे याद क्यों, मैं ऐसे लिखता हूँ खुद। अगर कुमार रासो आया तो मैं उसको खुद बना लेता हूँ। ठीक, अब खुद जैसे देखिए कुमार रासो अद्दा से दलपत विजय, बार बार करेंगे चीजें याद हो जाएंगी। बीसल रासो को मैंने ट्रिक बनाया बिन। हाँ, बिन, बी से बीसल ले रहा, न से नरपतनाल, ऐसे आप कर सकते हैं। इसका समय कब है, 12वीं सदी में है। आपको पता होगा कि ये क्या है, एक गेय काव्य है। क्या है, गेय काव्य है। हम्म, बीसल दिरासु क्या है, एक गेय काव्य है। और इसमें कुल कितने पृष्ठ थे, तो 100 पृष्ठों का छोटा सा ग्रंथ है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, 100 पृष्ठों का छोटा सा ग्रंथ है। हम्म, अब देखिए हम पृथ्वीराज रासो पे आते हैं, तो इसका समय कब है, तो इसका भी समय जो है 12वीं सदी ही माना जाता है। यहाँ 1343 दिया हुआ है। ठीक, चंद बरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो के बारे में ये जानिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट रूप से कहा कि पृथ्वीराज रासो हिंदी के प्रथम देखिए चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं तथा इनका ग्रंथ पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और मिश्र बंधुओं ने इसके इनके संदर्भ में लिखा कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है। ठीक, बच्चन सिंह ने स्पष्ट कहा कि क्या कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। और एक और महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन चुका है पृथ्वीराज रासो के विषय में कि चंद्रबरदाई ने, ठीक है, शिव सिंह सेना ने चंद्रबरदाई को, ठीक है, देखिए आपको पता है पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं कौन है, कवि, तो चंद्रबरदाई, इनको जो है शिव सिंह सेना ने छप्पियों का राजा कहा है। छप्पियों का राजा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमको पता है पूछ ले किस ग्रंथ में कहा है, तो शिव सिंह सिंगर का एकमात्र ग्रंथ शिव सिंह सरोज, उसमें कहा है। अब देखिए हमारे सामने आता है हम्मीर रासो। ठीक, हम्मीर रासो, तो हम्मीर रासो का समय क्या बता रहे हैं, तो हम्मीर रासो का हमसे समय बता रहे हैं 1357। कितना बता रहे हैं, 1357 में। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक को बता रहे हैं कि सारंगधर जो है हम्मीर रासो के लेखक हैं। ठीक है, और ये देखिए इसका समय देखिए 14वीं सदी, ऐसे ध्यान रखिए 14वीं सदी। हाँ, इसका 12वीं। हम्मीर रासो के बारे में ये जानिए कि जो है अनुपलब्ध है, ये आज उपलब्ध नहीं है। हम्मीर रासो की विशेषता ये कि आज उपलब्ध नहीं है और सारंगधर कृत है। शुक्ल ने सारंगधर, इसका लेखक, इस पुस्तक के लेखक या कवि सारंगधर को मानते हैं। अब देखिए आगे प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और आप जानिए कि विशल देव रासो में कुल कितने खंड हैं। देखिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए मैं बार बार थोड़ा आपको बताना चाह रहा हूँ कि विशल देव रासो में कितने खंड हैं। तो 4 खंड हैं, और 4 खंडों में ये वर्णन भी मिलता है कि पहले खंड में क्या है, दूसरे खंड में क्या है, तीसरे खंड में क्या है, ठीक, चौथे खंड में क्या है। तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप इतना ध्यान दीजिए कि पहले खंड में क्या होगा, पहले खंड में इनका विवाह तो होगा। ठीक, दूसरे खंड में क्या होगा, दूसरे खंड में अब विवाह हुआ तो वियोग होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, चले गए उड़ीसा 1 साल के लिए। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए उड़ीसा चले गए। तीसरे में क्या हुआ, लौट कर आए वापस। ठीक है, लौट कर आए वापस। चौथे में क्या होगा, पुनर्मिलन हुआ, गए गए उनके घर, किसके, राजमती के, कहे चलिए 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 घर चला जाए। तो चौथे खंड में
इन्होंने ये वर्णन किया। ठीक, तो 4 खंड है। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछता है कि पहले खंड में क्या वर्णन है, दूसरे खंड में क्या वर्णन है, तीसरे खंड में क्या वर्णन है, चौथे खंड में क्या वर्णन है। तो पहले में क्या होगा, विवाह होगा। पहले में क्या होगा, विवाह होगा। दूसरे में क्या होगा, वियोग होगा, उड़ीसा जाएंगे 1 साल के लिए। तीसरे में क्या है, लौटेंगे। लौटेंगे कहाँ से, उड़ीसा से आ जाएंगे। चौथे में क्या होगा, चौथे में इनका पुनर्मिलन होगा, राजमती के घर जाएंगे, उनको लिवा के आएंगे, कहेंगे चलिए चलिए घर चला जाए। क्या कहेंगे, चलिए चलिए घर चला जाए, चौथे में। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न क्या है, कह रहे हैं कि इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने थे। सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने हमसे पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि सारपा थे, कि मछंदर नाथ थे, कि कांडपा थे, या कांडपा जो भी है। क्योंकि सिद्धों की संख्या कितनी है, 84 है। 84 है। ठीक, और यह गोरखनाथ थे। तो देखिए सब बहुत आसान प्रश्न है। सबसे पहले जो है सिद्धो नाथों में सबसे पुराने सारपा थे। कौन थे, सारपा थे। और राहुल संकृत्यायन और तथा मतलब समस्त विद्वानों का मत यही है, अधिकांश विद्वानों का मत यही है कि सारपा हिंदी के पहले कवि थे। ठीक, तो शारपा हो गए, क्योंकि देखिए सब स्पष्ट हो जा रहा है कि सिद्धू नाथुम सबसे पुराने शारपा हैं। उनका समय 8वीं सदी माना जाता है। अब देखिए एक नया अच्छा बात हम लोग को मिलके आया सामने कि शारपा का समय कब है। ठीक, तो शारपा का समय कब है, बताइए आप लोग, शारपा का समय कब है। तो 8वीं शताब्दी शारपा का समय है। हाँ, और देखिए इनका और अन्य नाम क्या है, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। तो इनका अन्य नाम आप जान लीजिए 2। कौन कौन से, राहुल भद्र, राहुल भद्र और सरोज व्रत। ठीक, अब देखिए इनके कुल 32 ग्रंथ बताए गए हैं। ठीक, और जिनमें दोहा कोश इनका एक ग्रंथ है जो बहुत फेमस है। ठीक, और एक इनकी सबसे अच्छी विशेषता ये जानिए आप लोग कि हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई एवं दोहा पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। दोहा और चौपाई किसका, दोहा और चौपाई, चौपाई पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। ठीक, तो आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए उसके बाद कह रहे हैं कि वे हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं और सरोज राहुल बद्र इनको अन्य नाम है। उनके द्वारा रचित कृतियों की संख्या 32 है, जिनमें दोहा कोश अत्यधिक प्रसिद्ध है। ये सारी बातें हम लोगों ने जान लिया। अब देखिए हम लोगों ने एक नया तथ्य जाना कि दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग इन्होंने सर्वप्रथम किया। अच्छा, एक प्रश्न टीजीटी 21 में बना था जोइंदू से। वहां पे इन्होंने पूछा था कि अपभ्रंश में दोहे की शुरुआत सर्वप्रथम किसने किया। तो अपभ्रंश में दोहे की शुरुआत सर्वप्रथम किसने किया था, जोइंदू ने किया था। टीजीटी की इसका प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। जोइंदू का समय 6वीं सदी है, स्वयंभू से पहले आते हैं। और आपको यह बता दूं कि 6ठी सदी के कवि जोइंदू ने दोहा छंद का आरंभ माना है। ठीक है, अपभ्रंश में दोहे की शुरुआत इन्हीं से मिलती है। अपभ्रंश में दोहे की शुरुआत, और यहाँ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ दोहा चौपाई की शुरुआत की बात कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए जो इन लोगों की 2 रचनाएं बहुत आसान है कि परमात्म प्रकाश और योग सार। हम इसको ट्रिक से याद कर लेंगे, जोइंदू पयो, जोइंदू पयो, परमात्म प्रकाश योग सार। ठीक, परमात्म प्रकाश योग सार। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए अब हमारे सामने आता है कि अगला प्रश्न सिद्धांत से है, शानदार प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, तैयार करते चलेंगे। कह रहे हैं कि द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक का क्या नाम था। देखिए ये तो प्रश्न मैं आपको बताता हूँ आज, मतलब फेमस है। ये सारे प्रश्न पेपर आउट है। सिद्धांत से, प्रवर्तक से, उनका संप्रदाय क्या है, ऐसे प्रश्न आराम से पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो इनको हम समझते हुए चलेंगे। देखिए द्वैतावाद के प्रवर्तक कौन थे, द्वैतवाद के प्रवर्तक थे शंका मतलब निम्बार्काचार्य। ठीक है, इनका संप्रदाय था संपार्की, संकाद या निम्बार्क दोनों कहा जाता है संप्रदाय। तो निम्बार्काचार्य। विष्णु स्वामी का क्या बताएंगे, तो विष्णु स्वामी का कौन सा संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय। ठीक, रुद्र संप्रदाय। मध्वाचार्य का क्या है, ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। बल्लभाचार्य का क्या है, बल्लभाचार्य भी रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे। अब देखिए आगे हम लोग व्याख्या को पढ़ते हैं। देखिए मध्वाचार्य द्वैतवाद। ठीक, मध्वाचार्य के सिद्धांत का क्या नाम है, दर्शन का नाम है द्वैतवाद।
और देखिए उसके बाद निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद, यही हमसे प्रश्न पूछे हैं। वल्लभाचार्य के सिद्धांत का नाम शुद्धाद्वैतवाद। हम्म। अब विष्णु स्वामी भी शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित। शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। हम्म। अब देखिए इसको ब्रह्म संप्रदाय, देखिए मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय से थे। देखिए ब्रह्म में क्या है, ब्रह्म के दो रूप हैं, तो इस तरह आप द्वैत संप्रदाय याद कर सकते हैं, द्वैत संप्रदाय। मतलब मैं ऐसे घुमा फिरा के ट्रिक लगा के चीजों को याद करना करता हूँ, और यही कोशिश करता हूँ कि देखिए याद करने को बहुत कुछ है। जब आप चीजों को ट्रिक बनाते हैं और बार बार रिवीजन करते हैं, तो युद्ध भूमि में आप उन लोगों से थोड़ा आगे हो जाते हैं कि जो लोग रटे रटाए बस ऐसे पहुंच गए हैं। ठीक, वहां जब प्रश्न चार विकल्प में हमें करना होता है, तो सही बता रहा हूँ, बहुत दबाव, आपको समझ में नहीं आएगा कि द्वैताद्वैत मारू कि द्वैतवाद मारू, इतना कंफ्यूजन होगा। और जब चीजों को आप ठीक है कहानी के रूप में माइंड मैप बना के ऐसे पढ़ते रहेंगे, तो चीजें आसान होंगी। देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है कि सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, बस हम लोग विकल्पों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि सूफी सर्वश्रेष्ठ रचना हमसे पूछ ले रहे हैं, तो पहला मधुमालती दे रहा है, मृगावती, माधवानंद काम कंदला, पद्मावत। ठीक, तो देखिए ये जो है पद्मावत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो 1540 में ईस्वी में लिखा गया, 1540 ईस्वी में लिखा गया। मृगावती कब लिखा गया, कुतुबन की मृगावती कब लिखी गई, 1503 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है 1503 में ये लिखी गई। मधुमालती 1545 में लिखी गई, 1545 में लिखी गई। माधवानंद काम कंदला, देखिए ये तीन लोगों का था, किसका किसका था, कुशव लाभ का था, आलम का था और गणपति का था। ठीक, कह रहे हैं सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना पद्मावत 1540 ईस्वी है। इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की कथा वर्णित है। मित्रों हमारे लिए यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि रतन सेन कहाँ के राजा थे। तो रतन सेन चित्तौड़ के थे, कहाँ के थे, चित्तौड़ के थे। पद्मावती कहाँ की थी, सिंगल द्वीप की थी। ठीक है, कहाँ की थी, सिंगल द्वीप की थी। क्लियर है, अब उम्मीद करते हैं भूलेंगे नहीं कि चित्तौड़ के रतन सेन, सिंगल द्वीप की पद्मावती। अब कह रहे हैं इनके अन्य ग्रंथ कौन है, आखिरी कलाम, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कारनामा, मसला नामा। मित्रों आपको पता होगा आखिरी कलाम में इन्होंने अपने जन्म की उत्पत्ति के विषय में एक बहुत फेमस जो है, ऊपर नौ कभी बदी करके एक जो इनका फेमस पंक्ति है, वो इसी में आखिरी कलाम में इन्होंने बताया है। फिर मधुमालती किसका है, मंजन का है। ठीक है, मंजन का है 1545 में। कुतुबन की मृगावती है, कुतुबन की मृगावती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूफी काव्य परंपरा की प्रथम रचना मानते हैं। और यही मृगावती जो है उड़ने की विद्या जानती है। ठीक है, उड़ने की विद्या, रीति काल में उड़ने की विद्या ये जानती हैं, और आधुनिक काल में तो बहुत से लोग हैं, मतलब आज के युग में उड़ने वाले लोग बहुत हैं। कह रहे माधव कंदला आलम का है, आलम का अवधि में है। गणपत चंद्र गुप्त का भी है। अब कुशल लाभ का भी है। मित्रों अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न, शानदार प्रश्न, और ये देखिए चर्चित लेखक के जीवन काल से ही प्रश्न पूछ रहा है। ठीक, तो हम लोग जो है एकदम अच्छे ढंग से इस प्रश्न को अब तैयार कर लेंगे। हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि निम्नलिखित मैंने लेखक दिया है उसको कालक्रम के अनुसार आप व्यवस्थित कर लीजिए। ठीक, मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ कि मैं कुछ नाम दे रहा हूँ, उसको आप कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि पहले विकल्प दे रहे हैं सूरदास, स्वामी हरिदास, मीराबाई, हम्म, और कौन, रसखान। दूसरे विकल्प दे रहा है कि स्वामी हरिदास, सूरदास, मीराबाई, रसखान। सूरदास और रसखान, मीराबाई, स्वामी हरिदास। अंतिम विकल्प दे रहे हैं स्वामी हरिदास, सूरदास, रसखान, मीराबाई। मित्रों देखिए सूरदास का जन्म कब हुआ आप जान लीजिए। सूरदास का जन्म 1478 में हुआ। तो पहले हम देख लेंगे कि किस विकल्प में 1478 सबसे पहले है, तो ए में है और सी में है। तो ये दो विकल्प तो गलत हो गया, अब इसको हम ऐसे गलत काट लेंगे, अब दिमाग लगाएंगे आगे। फिर देखिए स्वामी हरिदास, हरिदासी संप्रदाय वाले,
इनका भी जन्म 1478 बता रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम खोजेंगे कि स्वामी हरिदास कहाँ है। स्वामी हरिदास मिल गए। अब किसी विकल्प में स्वामी हरिदास बता रहे हैं, सूरदास के बाद किसी में नहीं, तो ये भी खत्म हो गया। हमें सही उत्तर तो मिल गया, लेकिन मित्रों हम साहित्य के विद्यार्थी हैं, हम लोग प्रश्न को अंतिम तक हल करेंगे, और जब तक पूरा कंफर्म नहीं कर लेंगे हम लोग विकल्प अपना गोला नहीं भरेंगे परीक्षा में। ठीक, देखिए मीराबाई 1504, ये गलत दिया हुआ है यहाँ। मीराबाई का जन्म मुझे जहां तक याद आ रहा 1516 है, और तुलसीदास का 1532 है। ठीक है, जैसा हुआ, यदि मैं गलत बता रहा हूँ तो मित्रों मैं कमेंट कर दूंगा, लेकिन मुझे जहां तक विश्वास है कि 1516 ईस्वी ही है। रस खान का जन्म 1533। रस खान का जन्म 1533, तो इस हिसाब से तो रस खान सबसे अंतिम में हो गए। अब देखिए, अब हमारे सामने आता बहुत महत्वपूर्ण, क्या कि सूरदास के ग्रंथ कौन कौन से हैं मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सूरदास के ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो पहला शूर सागर, शूर शरावली और साहित्य लहरी। सूर सागर, सूर शरावली और साहित्य लहरी। देखिए दृष्टिकूट पद एक होता है, दृष्टिकूट पद जिसका अर्थ क्या होता है, शब्दार्थ चमत्कार से युक्त पद। शब्दार्थ चमत्कार से युक्त पद, नोट कर लीजिएगा, दृष्टिकूट पद। तो देखिए आचार्य रामचंद्र सूर्य तो दृष्टिकूट पद इसमें मानते हैं सूर सागर में, लेकिन देखिए सभी विद्वानों का मत है कि जो दृष्टिकूट पद है साहित्य लहरी में है। नोट कर लीजिएगा, फंसेगा क्वेश्चन, फंसेगा। ठीक, अब देखिए, अब हमसे कह रहे हैं स्वामी हरिदास का जन्म 1478 हुआ, सिद्धांत के पद और कीलीमाल। ठीक, मीराबाई का जन्म 1516 में हुआ, ये गलत है। 1516 में हुआ। स्फुट पद नरसिंह जी का मारा है, वर्षी लिए नरसिंह जी का मारा, गीत गोविंद का टीका, और क्या है, राग सोरठा पद। राग सो, देखिए गीत गोविंद तो जयदेव का है, लेकिन गीत गोविंद का टीका अगर कहीं पूछ ले, और देखिए जब ऐसे पूछेगा ना तो पहले पे जयदेव ही दे देगा। ठीक, और अंतिम में दे देगा कि मीराबाई, या तो इनमें से कोई नहीं देगा। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर टीका शब्द लिखा मिल जाए तो मीराबाई। ठीक, रस खान जन्म 1533 में हुआ, और देखिए प्रेम में होता है रस, प्रेम में होता है रस, तो प्रेम वाटिका इन्हीं का है। हैं, अष्टयाम भी इनका है, दान लीला भी इनका है, सुजान रस खान भी इनका है। तो मित्रों आज हम लोगों ने कुल प्रश्नों को हल कर लिया। असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 की परीक्षा में कुल 70 प्रश्न आए थे, और उनको बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोगों ने हल किया है। उम्मीद करते हैं कि यदि मेरे इस वीडियो लेक्चर को सातों पार्ट को आप देख लेते हैं 2 बार, तो देखिए ये प्रश्न तो बन चुके हैं, आने की संभावना भी है, लेकिन जो नए प्रश्न भी बनेंगे वो चर्चित लेखकों से ही प्रश्न बनेंगे। और हमने देखा इसमें कि अगर राम प्रसाद पहाड़ी को छोड़ दिया जाए, जो उनका नया रास्ता नामक कहानी है, और 2-3 प्रश्नों को छोड़ दिया जाए, तो वही पैटर्न है जो चर्चित लेखक है उन्हीं से प्रश्न बने हैं, घुमा फिरा के बने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसी के साथ हम लोग अब चलते हैं मित्रों, जय गुरुदेव।